4 जून को आए लोकसभा चुनाव परिणामों में किसी भी दल को जो बहुमत का आंकड़ा है 272 प्लस, यानी कि 273 सीटों का आंकड़ा किसी भी दल ने नहीं छू पाया। हालांकि जो बीजेपी है, जो 2 बार से पिछली 2 लोकसभा चुनावों में स्पष्ट बहुमत लाई थी, वो इस बार 239-240 के आंकड़े को छू पाई और उसे जो 273 सीटों की दरकार थी एक फुल मेजॉरिटी की, वो उसको नहीं मिली। तो इसमें ये हुआ कि इस बार एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जो है सरकार आज जो है अपना मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। पर पिछले 2 लोकसभा चुनावों से देश में कोई विपक्ष का नेता जिसे रिकॉग्नाइज किया जा सके उतनी संख्या बल चूंकि उनके पास नहीं था, इस वजह से वह विपक्ष का नेता नहीं बन पाया। इस बार कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं, तो जो विपक्षी नेता के तौर पे चुने जाने के लिए एक एलिजिबिलिटी, जो मिनिमम स्ट्रेंथ होती है, वो अब कांग्रेस के पास है। तो ऐसे ही इस वीडियो में विपक्ष का नेता कौन होगा और उसके पास क्या महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। मैं एडवोकेट दिलीप बागवान आपका इस टॉपिक में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पिछली 2 लोकसभा चुनावों 2014 और 2019 में क्रमशः कांग्रेस के पास 2014 में 44 सीटें, जबकि 2019 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को 52 सीटें आई थी। चूँकि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उसमें 2 सदन है, एक आपका अपर हाउस और एक आपका लोअर हाउस। अपर हाउस जो कि आपका राज्यसभा है, वो अप्रत्यक्ष तरीके से अपने प्रतिनिधियों को चुनता है, जबकि निम्न सदन लोअर हाउस लोकसभा में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। और एक लोकतंत्र में एक सत्ता पक्ष के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष का होना एक बेहतर और स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। तो वहाँ पर विपक्ष के नेता की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अब कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूंकि कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं और उसमें जो है इस बार ऐसी परिस्थिति में वो है, ऐसी स्थिति में वो है कि विपक्ष का नेता उनकी पार्टी से चुना जा सकता है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि राहुल गांधी जो है विपक्ष के नेता बने। अब मैं आपको इसके इतिहास में ले चलता हूँ कि जब 1952 में पहले आम चुनाव हुए, तब से लेकर 1977 तक किसी ऐसी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी। ज़्यादातर समय कांग्रेस ही सत्ता में रहती थी और अगर कोई अपोजिशन में होता भी था तो उसको बहुत ही कम सीटें मिलती थी, संख्या बल कोई ज़्यादा नहीं होता था। तो 1977 यानी कि आपातकालीन, जो 75 में इमरजेंसी लगी और उसके बाद 77 में चुनाव हुए, तो 1977 का वो समय था जब विपक्ष के नेता के वेतन और भत्तों से संबंधित एक कानून आया। और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मैं बता रहा हूँ आपको, 1977 वह साल था जब विपक्ष के नेता को एक फॉर्मल रिकॉग्निशन मिला। उससे पहले विपक्ष के नेता होते थे पर उनके जो प्रिविलेजेस हैं, उनके जो पावर्स हैं, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं था। तो 1977 वह साल था जब विपक्ष के नेता को एक रिकॉग्निशन मिला और उसमें यह बात भी तय हुई कि चूँकि संसद की सदस्य संख्या 543, यानी लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 543 है, तो जिस भी पार्टी का जो कि सत्ता पक्ष के साथ नहीं है, उसके अपोजिट है, ठीक है, ऐसी पार्टी के पास कुल लोकसभा की सदस्य संख्या का 10%, 543 के हिसाब से यह संख्या होती है 54। तो 54 सीटें जिसके पास होगी तो उसे जो है लोकसभा में विपक्ष का नेता के तौर पे जो है मान्यता प्राप्त करा दी जाएगी। इसमें 2-3 मुख्य शर्तें होती हैं कि जो विपक्ष के नेता के तौर पे मान्यता प्राप्त कराई जाती है वो मेंबर ऑफ द हाउस यानी लोकसभा का सदस्य हो, और सत्ता पक्ष के विपरीत वो विपक्ष की एक पार्टी का मेंबर होना चाहिए। और ऐसी मान्यता या ऐसा रिकॉग्निशन जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा वो इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, ये शर्तें हैं। इसके अलावा क्यों ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ कि एक सशक्त और मजबूत लोकतंत्र का, एक स्वस्थ
लोकतंत्र के लिए विपक्ष का भी मजबूत होना ज़रूरी है। तो जैसे कि कई सारी हमारी संसदीय समितियां होती हैं, जैसे एस्टीमेट्स कमेटी और सार्वजनिक लेखा समिति होती है, और अन्य संसदीय समितियों में विपक्ष के नेता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा जो आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, चाहे CBI हो, ED हो, CBC, CIC और अन्य महत्वपूर्ण पद, जैसे कि आपको कुछ समय पहले पता ही हो, जो निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष यानी नेता विपक्ष के जो राय है उसके लेके कई डिस्कोर्स यहाँ पे चला। ये तो होता है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष का जो पद होता है वो कैबिनेट रैंक के बराबर होता है। इस हाल फिलहाल वर्तमान में उसकी जो सैलरी होती है 3,30,000 प्रति माह होती है। उसे एक सरकारी बड़ा बंगला और गाड़ी और साथ ही कुछ स्टाफ और अन्य सुविधाएं भी होती हैं। तो अभी चूँकि 2014-2019 में कांग्रेस पार्टी ने के सदस्यों की जो संख्या थी टोटल, वो मैं अब आपको बता चुका 44 और 52 थी। तो जो एक जो सर्टेन वो स्ट्रेंथ है वो नहीं पाए थे। तो दिया तो था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता में जो विपक्ष का नेता होगा वो मतलब सबसे बड़ी पार्टी, तो जो एक सैंक्शनड स्ट्रेंथ थी, जो उसका एक नियम है, उससे नीचे उनकी स्ट्रेंथ थी, इसलिए वो लोकसभा में 10 साल से नेता नहीं थे। बाकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अभी रेजोल्यूशन पास किया है। अब वो राहुल गांधी उसे संभालेंगे या नहीं संभालेंगे, ये आने वाले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि 2014 से 19 के बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की तरफ से जो है संसदीय दल के नेता प्रतिपक्ष हुए, और 2019 से लेकर 24 में अधीर रंजन चौधरी जो बंगाल से चुन के आते हैं, इस बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, पर चूँकि वो चुनाव हार चुके हैं तो ये संभावनाएं अब खत्म हो चुकी। अब राहुल गांधी ही जो है नेता प्रतिपक्ष होंगे या उनकी जगह पे कोई और होगा, ये आने वाले समय में जानकारी आपको मिल ही जाएगी। बाकी ऐसी कोई भी अपडेट होगी मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।